हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5। ठीक है ना। और ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, इससे भी बहुत सारा सवाल पूछता है। तो ये भी सवाल को, इस चैप्टर को भी ध्यान से पढ़ लेंगे। मैं तो ऐसे कंटिन्यू जो है हर एक चैप्टर की वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बना दे रहा हूँ। आपको मेहनत करना है और आपको ज़्यादा तैयारी करनी है अच्छी तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रोजगार एवं सेवाएं। इस चैप्टर का जो नाम है रोजगार एवं सेवाएं। अब इस चैप्टर में जो जो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको कवर कर लिया हूँ, चाहे वो क्वेश्चन बैंक का सवाल हो, चाहे वो एनसीईआरटी का सवाल हो। ठीक है ना। वो और इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन वो भी मैंने इसमें कवर कर लिया। तो ये वीडियो बहुत काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी इस चैप्टर के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। कौन है मानव पूंजी के प्रमुख घटक? तो देखिए, जो सवाल पूछते हैं एग्जाम में बहुत काम आता है। प्रमुख घटक कौन है? ज्ञान, कौशल, अनुभव। मतलब अगर आपको पूंजी जमा करना है तो ज्ञान, कौशल, अनुभव सब चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन गैर कौन सरकारी सेवा के अंतर्गत शामिल किया जाता है? सरकारी सेवा के अंतर्गत कौन शामिल किया जाता है? तो देखिए, सैन्य मतलब मिलिट्री सर्विस और रेलवे, ये दोनों क्या है? ये सरकारी सेवा यानी कि गवर्नमेंट सर्विस है। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ा होगा कि आर्थिक विकास का 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तीसरा क्षेत्र बोलते हैं, है ना। ऑप्शन डी। भारत की परिवहन सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। परिवहन सेवाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो रेल सेवा। क्यों? क्योंकि रेल से बहुत ज्यादा यात्री जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। लगभग रोज देखा जाए तो 16 लाख से ज्यादा यात्री ट्रांसपोर्ट होता है। और कोयला का अलग से होता है, मालगाड़ी किसी द्वारा अलग से होता है। मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सड़क, वायु, जल से ज्यादा जो है ट्रांसपोर्ट का काम रेलवे से ही होता है आजकल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सेवा गैर सरकारी सेवा सरकारी सेवा? तो देखिए, शिक्षा, बैंकिंग, यातायात, स्वास्थ्य। तो यहाँ पे कौन सी सेवा जो है वो सरकारी सेवा है? तो एक सेवा बच रहा, शिक्षा सेवा, वो सरकारी सेवा। बाकी बैंकिंग तो प्राइवेट है, यातायात, स्वास्थ्य, ये सब प्राइवेट चलता है। ठीक है ना। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी का सवाल भी है। 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। ओके, नेक्स्ट सवाल देते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? जिसको बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, NREGA, नरेगा। तो नरेगा पहले लगा दिया मन एम, तो हो गया क्या? मनरेगा। ठीक है ना। यानी कि नरेगा जो है महात्मा गांधी के नाम से चल रहा, तो इसके पहले अब तो एम जोड़ दिया गया, तो मनरेगा बोल के नाम से जानते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी योजना रोजगार योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1997 में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा का क्षेत्र का योगदान क्या है? तो मैं आपको बताऊं, ये सवाल भी आगे मिलेगा कि वह अभी के वर्तमान समय में जो है सकल घरेलू उत्पाद में जो है ना सेवा का बहुत बड़ा योगदान है। और 50% से ज्यादा योगदान जो है अभी वर्तमान में सेवा का देखने को मिलता है। ठीक है ना। और सेवा का योगदान भी ज्यादा रहा है, कृषि से ज्यादा सेवा का योगदान रहा है। कौन सी सेवा गैर सरकारी? गैर सरकारी मतलब जो प्राइवेट वाला है। तो देखिए, यहाँ पे पुलिस तो सरकारी है, मिलिट्री भी सरकारी है, रेलवे भी सरकारी। तो शॉपिंग मॉल की सेवा क्या है? वो प्राइवेट है। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो प्राइमरी शिक्षा, है ना, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्राइमरी शिक्षा दिया जाए, इसको मौलिक अधिकार कर दिया, मतलब फंडामेंटल राइट कर दिया है। ठीक है ना। मतलब एकदम हर हाल में लेना ही लेना है, मौलिक अधिकार है ये सबका। नेक्स्ट है, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है। तो अर्थव्यवस्था के आधार की संरचना निर्माण करना है तो उसमें कृषि द्वारा, उद्योग द्वारा, सेवा, ये तीनों के द्वारा जो है अर्थव्यवस्था के आधार हम निर्माण कर सकते हैं। मतलब अर्थव्यवस्था के आधार का मतलब हम पैसा कमाने का कोई जरिया बना सकते हैं, चाहे कृषि के माध्यम से, चाहे उद्योग के माध्यम से, चाहे सेवा के माध्यम से। ठीक है ना। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, कोयला भी ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी विद्युत का है। तो ये तीनों के तीनों क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। और विद्युत जो है वो सेकेंडरी ऊर्जा में आता है, और ये दोनों जो है प्राइमरी ऊर्जा में आता है। कौन बीमारू राज्य है? ये सवाल इंपोर्टेंट पूछा, बहुत बार पूछता है। बीमारू राज्य कौन है? तो देखिए, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहाँ पे तीनों हो जाएगा बीमारू राज्य। कभी कभी देता है कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो ये तीनों के अलावा कोई एक नाम दे देगा, समझ जाइएगा वो बीमारू राज्य नहीं है ना। आगे देखते सवाल, आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से या गुणात्मक परिवर्तन से?
अगर आर्थिक विकास करना है, पैसा का इनकम करना है, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, तो परिमाणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तन करना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव चेंज लाना पड़ेगा, और क्वालिटेटिव चेंज लाना पड़ेगा, यानी कि परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों चेंज लाना पड़ेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। कौन सी सेवा गैर सरकारी, पढ़ चुके हैं, तो देखो कौन सेवा हो जाएगा, व्यापार सेवा। अच्छा, मॉल वाला पूछता ज्यादा करके, तो याद रखिएगा व्यापार सेवा जो है वो गैर सरकारी है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशता संलग्न है। जो विकासशील देश है ना, जो देश डेवलप्ड कंट्री है, तो वो जो है विकासशील देश क्या बोला गया, विकासशील जो देश है, जिस देश में क्या बोलते हैं, सब हर तरीके से चीज क्या है, विकसित होया हुआ है, हर तरीके से चीज क्या है, विकसित होया हुआ है, यानी कि जितने सारे जरूरत की चीजें हैं ना, वो सब के सब क्या है, विकास हो चुका है। तो बोला गया विकासशील जो देश है, तो वहाँ जो है जनसंख्या अधिकांश किस पे डिपेंड कर, कृषि पे डिपेंड कर रहा है, या सेवा पे, या तो औद्योगिक पे, या इनमें से सभी। तो जो विकासशील कार्यशील देश, सॉरी कार्यशील जो देश है, कार्यशील, सॉरी मैंने विकासशील पढ़ लिया, कार्यशील के मतलब जो जिसका भी विकासशील, अच्छा विकासशील ही बोले या कार्यशील बोले, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या, तो भारत विकासशील देश है, मतलब विकासशील चल रहा। एक होता है विकसित, जो हमेशा विकसित हो गया, तो ये भारत तो अक्सर जो है वो कृषि पे ज्यादा संलग्न है, कृषि में ज्यादा लोग लगे हुए हैं, ठीक है ना। कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, आर्थिक आधारभूत, एक होता है गैर आर्थिक, एक होता है आर्थिक। तो वित्त जो है वो आर्थिक आधारभूत संरचना में आता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक, ये तीनों याद कर लीजिए, ये तीनों होता है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, ठीक है ना, गैर आर्थिक में आता है तीनों। भारत की अधिकांश जनसंख्या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संलग्न है, बात वही है, प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा संलग्न है। हालांकि इन ज्यादा जो बेनिफिट भारत को कर रहा है वो सेवा क्षेत्र ज्यादा कर रहा है, लेकिन लोग अभी भी कृषि क्षेत्र में ज्यादा जुड़ा हुआ है ना, प्राथमिक क्षेत्र में। चलिए आगे, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं, तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक जो है 5 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है, तो आपको मैंने बताया, तो 6 से 14 साल की आयु वाले बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसको बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है, पूंजी निर्माण करना है तो आपको स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण, ये सब कुछ चाहिए ना। ओके, पूंजी निर्माण करना, हमको पूंजी बनाना है, तो इसके लिए क्या चाहिए, हमको स्वास्थ्य सेवा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी होना चाहिए, आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण सब होना चाहिए। विश्व के विकसित देश कौन है, अब विकसित देश मतलब डेवलप्ड कंट्री, जहां सब कुछ डेवलप हो चुका है, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ये तीनों तीनों क्या है, ये डेवलप्ड कंट्री है। किस देश में सर्वाधिक छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है, किस क्षेत्र में, ये बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब हुआ कि दिख तो रहा है कि काम कर रहा बंदा, लेकिन उसको पैसा कम मिल रहा, बेरोजगार हो रहा, मतलब लोगों को लग रहा कि ये काम में जा रहा है लेकिन पैसा उसको कम मिल रहा। कृषि क्षेत्र में मतलब जैसे कि ये इतना बड़ा खेत है, और इतना खेत के लिए 10 गो आदमी की जरूरत है ही है, 10 गो आदमी काम कर लेगा, लेकिन अब ना उसको जल्दी काम कराना है, तो 20 ठो ला के 10 ठो और ला के धर दिया। अब पैसा उतने देगा, अगर 10 ठो आदमी में 2000 रुपये खर्चा हो रहा था, अब 20 आदमी आया तो भी 2000 रुपये खर्चा होगा, तो पैसा बटने जाएगा, तो इसको बोलते छिपी हुई बेरोजगारी। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने ग्रामीण को काम का कानून बना, अधिकार बना दिया, कम से कम 100 दिनों के लिए, और वो कौन है, मनरेगा। ऐसा सवाल दे दिया, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा, तो याद कर लीजिएगा 100 दिनों के लिए, ठीक है, 100 दिनों के लिए। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है, जो हम लोग पैसा कमाने का जो काम कर रहे हैं, जैसे चाहे कोई पढ़ा रहा है, चाहे कोई काम कर रहा है, चाहे ईंटा ढो रहा है, चाहे मिस्त्री कर रहा है, चाहे वकील कर रहा है, चाहे जज बना हुआ है, कुछ भी काम कर रहा जिसमें से आपको पैसा आ रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या वो पैसा कमा कर मनोरंजन करना चाहता है, ये तो थोड़ा देर के लिए ना, कभी कभी, हमेशा के लिए तो नहीं। क्या समाज का सेवा, ये भी हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है। क्या परोपकार होता है, या जीविकोपार्जन मतलब अर्न लाइफ, मतलब जीवन गुजारने के लिए। तो एक्चुअली में हमारा, हालांकि ये सब है, लेकिन सबसे पहले जरूरी जीवन, इस जीवन गुजारने में सब आ जाएगा। तो जीवन गुजारने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने वाला काम करते हैं, वैसा काम जिससे पैसा आ जाए। देखिए सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना रहा, सकल घरेलू उत्पाद में जिसको बोलते क्या,
जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, चलिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसके लिए जो है कृषि का योगदान बहुत कम रहा है, 18.5%, समझ रहे हैं। और सेवा का योगदान बहुत ज़्यादा रहा, 50% से ज़्यादा। कौन आर्थिक विकास के क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? देखिए, तो आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र तो ये था, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो ये तो अलग आ गया ना, सहकारी क्षेत्र, ये नहीं है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो सेवा क्षेत्र जानते हैं, एक सरकारी सेवा और एक गैर सरकारी, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा रहा? अब तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? तो सेवा का बोलेंगे। सकल घरेलू उत्पाद में, हाँ, भारत में कृषि पर लोग ज्यादा डिपेंड है, लेकिन जीडीपी में जो इंक्रीज आया है उसमें जो है सबसे ज्यादा जो है सेवा का रोल रहा है, ठीक है ना, सेवा सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का, कृषि का बहुत कम रहा। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? कौन खरीदता है? आप मेरे से कोर्स खरीदते हो, ठीक है ना, आप दुकान से सामान खरीदते हो, तो आप क्या कहलाते हो? कंज्यूमर कहलाते हो, है ना। या हम आपसे कुछ ले रहे हैं तो हम कंज्यूमर कहलाए। तो कोई सेवा हो या कोई वस्तु ले रहे हैं तो जो लेने वाला होगा वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा, उपभोक्ता। कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? देखिए, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? ऊर्जा, शिक्षा। तो शिक्षा क्या था? शिक्षा के बारे में भी मैंने बताया था, शिक्षा क्या था? शिक्षा एक आर्थिक आधारभूत संरचना था। अब यहाँ पे क्या है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। इसका मतलब क्या हुआ? जो आर्थिक आधारभूत संरचना के अंतर्गत जो है नहीं आती, उसको बोलते हैं गैर आर्थिक आधारभूत संरचना बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो शिक्षा भी तो गैर में ही आएगा, है ना। शिक्षा, नागरिक तो मैंने बताया था, शिक्षा भी गैर में आता है। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना कौन है? तो ठीक, तो यही तो है, ऑप्शन नंबर बी वाला है। लेकिन ऊर्जा, यातायात और संचार, ये है आर्थिक आधारभूत संरचना। तो याद कर लीजिएगा, आर्थिक आधारभूत संरचना कौन कौन आ गया? ऊर्जा आ गया, यातायात आ गया, संचार आ गया, और एक इससे पहले क्या था? वित्त। और गैर आर्थिक में क्या था? शिक्षा, और क्या था? स्वास्थ्य था, और नागरिक सेवाएं। तो मैंने 4-5 याद कर लेना आपको। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा रहा है? तो सेवा सर्वाधिक, दोनों सेम सवाल, वो सबसे कम होना चाहिए था, सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा रहा। अच्छा, यहाँ पे क्या है? सबसे कम या ज्यादा, मैंने पढ़ दिया क्या? दोनों, दोनों सेम सवाल। सबसे कम बोलेगा तो कृषि बोलेगा, सबसे ज्यादा बोलेगा तो सेवा बोलेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सवाल हो गया एंड। और ये इतना जो 34 क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कितना सवाल याद था नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके, बाय।